हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 66। इसका मतलब इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 to 65 ऑलरेडी देख चुके हैं किस के। तो इंडियन पॉलिटी आपका जो सब्जेक्ट है उसके वो भी लेटेस्ट जो 7th एडिशन है उसकी एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है उसके चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 1 to 65 चैप्टर डिटेल में देख चुके हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 66 जिसका टाइटल है लोकपाल एंड लोकायुक्ता। इमेज देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर। अन्ना हजारे जी की मूवमेंट जो 2011 में देखने को मिली थी, 13 में भी देखने को मिली थी हमें। इसके चलते क्या देखने को मिला था हमें कि हमारे इंडिया के अंदर भी 2013 के अंदर ये लोकपाल बिल पास कराया गया था। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल सिनारियों का, वर्ल्ड लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन कैसे बना। तो देखिए, हम जब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि भाई मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेशन के साथ काम करती है कि भाई गवर्नमेंट का मेन काम होता है वेलफेयर करना। और ये वेलफेयर करने के लिए सीधी सी बात है सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर डेवलपमेंट करना जरूरी है। और डेवलपमेंट करेगा कौन? तो भाई ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। ग्राउंड लेवल पर जो ब्यूरोक्रेसी होगी, IAS IPS ऑफिसर्स होंगे, ये लोग क्या करेंगे? वो स्कीम को जो लेजिस्लेचर बनाएंगे एग्जीक्यूटिव के तौर पे, ये लोग ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का होना जरूरी है। और ये ब्यूरोक्रेसी होगी तो सीधी सी बात है उसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होगी, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होगी। और ये जो सिविल सर्वेंट है जिनके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि ऐसी पावर जिसके लिए जो सिर्फ उन्हीं के पास है, कोई काम करवाने हैं तो आपको उन्हीं अथॉरिटी से ही करवाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है जब डिस्क्रिशनरी पावर इन ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स के पास आएगी तो वो क्या करेंगे? इस पावर का मिसयूज़ करेंगे, मेल प्रैक्टिसेस करेंगे, हरासमेंट करेंगे, मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा और करप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के जो मिस प्रैक्टिसेस और करप्शन देखने को मिलता है तो उसको किस तरीके से सही किया जाए, तो उसके लिए क्या है, इंस्टीट्यूशंस की बात आती है वर्ल्ड में, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर बोलते हैं लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल, लोकायुक्ता एट द स्टेट लेवल। बट हम जब ग्लोबल सिनारियो की बात करते हैं तो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ ने इन सिचुएशन से, इन करप्शंस की जो केसेस है उससे डील करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए। जैसे कि एक ओम्बड्समैन सिस्टम था, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम बनाया गया, प्रोक्योरेटर सिस्टम बनाया गया। ये अलग अलग सिस्टम बनाए गए वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, जिसके थ्रू वो क्या कर सके कि भाई ये करप्शंस के और मेल प्रैक्टिसेस के जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के जो चार्जेस है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ये इंस्टीट्यूशन जिसको हम ओम्बड्समैन बोलते हैं वो क्रिएट करने वाली कंट्री की बात करें जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है 1809 के अंदर स्वीडन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आती है स्वीडन, जिसने 1809 के अंदर ओम्बड्समैन करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जो करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं उससे डील करता था। जितने भी कंप्लेंट्स हैं माल प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई, जुडिशियल एक्शंस लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग से जुड़ी हुई जितने भी कंप्लेंट्स हैं उन सब से डील करने के लिए ओम्बड्समैन है फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था स्वीडन के अंदर 1809 के अंदर, जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, स्वीडिश जो ओम्बड्समैन है वो किससे डील करता था? भाई सिटीज़न के जितने भी ग्रीवांसेस हैं, ठीक है, मिस गवर्नेंस से रिलेटेड, उन सभी को सॉल्व करता था ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई भी एब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, मिसयूज़ ऑफ द ऑफिशियल पावर है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इनएफिशिएंसी इन द टारगेट्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन देखने को मिलता है, नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, डिस्कर्टिसी देखने को मिलती है, मिसबिहेवियर देखने को मिल रहा है, अलग अलग काइंड्स ऑफ जो कि लोगों के खिलाफ। तो इस तरीके के जितने भी केसेस होते थे तो ये स्वीडन के अंदर जो ओम्बड्समैन बनाया गया था वो डील करता था इन सारे केसेस से। ठीक है, ये ओम्बड्समैन जो हुआ करता था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हुआ करता था जिसके पास कुछ पावर हुआ करती थी। क्या पावर? कि भाई सुपरवाइज़ करने की, कंप्लेंट्स करने की कि कोई भी ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जो लॉ के अगेंस्ट है, रेगुलेशन के अगेंस्ट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस तरीके के एक्ट कर रहे हैं तो उन सभी के खिलाफ जो है चार्जेस फाइल करने की, उनको सुपरवाइज़ करने की, कंप्लेन करने की अथॉरिटीज़ ओम्बड्समैन के पास हुआ करती थी। ये अथॉरिटी जो है वो वॉच रखा करती थी ऑल द पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर, वो सिविल हो, जुडिशियल हो, मिलिट्री हो, सारे ऑफिशियल्स के ऊपर ये एनी हाउ क्या रखा करती थी? नज़र रखा करती थी, यानी कि वॉच रखा करती थी। स्वीडन के अंदर ये बनाई गई अथॉरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओम्बड्समैन की, तो ये ओम्बड्समैन क्या करता है? ऑलराइट, तो ये ओम्बड्समैन जो हुआ करता था स्वीडन के अंदर बनाया गया था, ये सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता था और अगर किसी अथॉरिटी या किसी पर्सन ने कंप्लेन की तो ये भी एक्शंस इसके द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओम्बड्समैन की तो स्वीडन के बाद कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जिन्होंने मनाया? तो दूसरी स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे कि फिनलैंड है, उन्होंने
1959 के अंदर ये इंस्टीट्यूशन बना है। डेनमार्क की जब हम बात करते हैं तो 1955 के अंदर, जब हम नॉर्वे की बात करते हैं तो 1962 के अंदर। इसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड ने भी ये इंस्टीट्यूशन बनाया था 1962 के अंदर। पर न्यूजीलैंड ने इसको न्यूजीलैंड ऐसी फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री बनी थी जिसने ये इंस्टीट्यूशन बनाया था, बट इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर के रूप में फॉर द इन्वेस्टिगेशन। नाम उसका पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया गया था न्यूजीलैंड में। तो इस तरीके के ये इंस्टीट्यूशन बनाएगा अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। सबसे पहले स्वीडन हो गया, उसके बाद ये सीरीज़ के अंदर हम लोग देख सकते हैं 1990 में फिनलैंड हो गया, देन डेनमार्क, देन नॉर्वे, और फिर हमको ग्रेजुअली न्यूजीलैंड के अंदर भी ये इंस्टीट्यूशन देखने को मिला। इंडिया के अंदर ये जो ओम्बड्समैन है इसको क्या कहा जाता है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है, जिसका मेन काम क्या होता है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, सिविल सर्वेंट है, वो इम्पार्शियलिटी के साथ, ठीक है, लॉ को फॉलो करते हुए अपना जो ड्यूटीज़ हैं उसको परफेक्टली निभाएं, कोई करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस ना करें। ये सारी चीज़ें देखना इनका काम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा सेम चीज़ें अगर रशिया और चाइना के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ये सोशलिस्ट कंट्री है, इनके अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनको प्रोक्यूरेटर सिस्टम बोला गया था इन कंट्रीज़ के अंदर, जबकि स्वीडन के अंदर और ये कंट्रीज़ के अंदर इसको एम्बर्समेंट बोला गया। इंडिया में इसको लोकायुक्त बोला जाता है, जबकि चाइना और रशिया जैसी कंट्रियों के अंदर यही इंस्टीट्यूशन को प्रोक्यूरेटर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। जस्ट हमें नाम पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये लोकपाल जो है इंडिया के अंदर क्या क्या सिनारियो है, भाई इंडिया में कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं, लॉज हैं जो क्या करते हैं, करप्शंस के बारे में बात करते हैं, जो करप्शंस ना होने देने की बात करते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो आपको लिस्ट आउट किए गए हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करप्शन के खिलाफ जो है चार्जेस फाइल कर सकते हैं सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट है 1850 का, इंडियन पिनल कोड है जो भी भारतीय न्याय संहिता बन चुका है 1860 का, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1941 का, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ये तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटेल में देखा था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, कमिश्नर फॉर इंक्वायरी एक्ट है, ऑल इंडियन सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं, रेलवे सर्विस, विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नंबर ऑफ, नेशनल कमीशन फॉर द SC STs OBCs, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन है, डिवीज़न विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ये अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ लॉज देखने को मिलते हैं हमको इंडियन इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो क्या करते हैं, इस तरीके की जो करप्शन रिलेटेड केसेस हैं उसे डील करते हैं। बट स्पेसिफिकली हमें तो बात करनी है लोकपाल के इस चैप्टर में। तो देखिए लोकपाल की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में लोकपाल का सिनारियो किस तरीके से था। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो कि 1966 के अंदर आई थी, 70s तक जो हमको एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप क्या करो, दो ऐसे स्पेशल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करो जिसको लोकपाल बोला जाए और लोकायुक्ता बोला जाए, ठीक है, जो सिटीजन्स के जितने भी ग्रीवांसेस यानी कि उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रीएड्रेस करे, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाओ। फर्स्ट ARC रिपोर्ट ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो ये इंस्टीट्यूशन जो होने चाहिए वो क्या होंगे, वो सेटअप किए जाएंगे ऑन द पैटर्न्स ऑफ द ओम्बड्समैन इन द स्कैंडिनेवियन नेशन, जो हमने लास्ट में देखा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ने जो जिस बेस पे उनके ओम्बड्समैन रिक्रूट किए थे उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ पे इस तरीके के लोकपाल होने चाहिए, ऐसा कहा था फर्स्ट ARC की रिपोर्ट ने। और सेम जो हमको पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, इन सभी के बेस पे क्या होने चाहिए, सेम पैटर्न पे हमको हमारी कंट्री के अंदर भी लोकपाल लोकायुक्त सेटअप किए जाने चाहिए। ये कंप्लेन जो है लोकपाल लोकायुक्ता होगा वो कंप्लेन लेगा किसके अगेंस्ट में, मिनिस्टर्स हो, सेक्रेटरी हो, सेंटर स्टेट लेवल के, ठीक है, इन ये सारी कंप्लेन जो है उनसे डील करने वाला है ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता। हायर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे उनको भी ये नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। खाली जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं यानी कि जजेस वगैरह उनको आउटसाइड रखा जाएगा ऑन द पीरियड ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ठीक है। न्यूजीलैंड में भी यही चीज़ें और हमारे यहाँ भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। इस तरीके की जस्ट रिकमेंडेशन थी, याद रखना, किसकी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। अकॉर्डिंगली जो ARCs जो हैं कि लोकपायुक्ता क्या, ARC ने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ये लोकपाल जो होगा वो कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनसे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे लोकपाल को। ये रिकमेंडेशन भी ARC ने दी थी। ARC ने ये चीज़ें भी कही थी कि भाई लोकपाल और लोकायुक्ता होगा उसके कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे। ये फीचर्स क्या होंगे लोकपाल एंड लोकायुक्ता के, तो देखिए सबसे पहला वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्शियलिटी के साथ, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे किसी भी प्राइवेट के खिलाफ,
जो भी गवर्नमेंट से एड लेते हैं, ठीक है। देयर अपॉइंटमेंट शुड बी एज फार एज पॉसिबल नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट। देयर स्टेटस शुड कंपेयर विद द हाईएस्ट जुडिशल फंक्शनीज इन द कंट्रीज़ के साथ उनका स्टेटस जो है वो कंपेयर होना चाहिए, उस लेवल के होने चाहिए ऑफिसर्स, ठीक है। दे शुड डील विद द मैटर्स इन द डिस्क्रिशनरी फील्ड इन्वॉल्विंग द एक्ट्स ऑफ द इनजस्टिस, करप्शन और फेवरेटिज्म के जो केसेस होंगे उससे डील करेंगे। उनकी प्रोसीडिंग जो हैं दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल इंटरफेरेंस, यानी कि जुडिशियल इंटरफेरेंस भी उनकी प्रोसीडिंग में नहीं होगा। साथ ही साथ दे शुड हैव द मैक्सिमम लैटिट्यूड्स एंड द पावर्स इन द ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ड्यूटी और फॉर द वी कैन से दैट कि फॉर द अप्लाई ऑफ देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उनके पास सारी पावर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दे शुड लुक फॉरवर्ड टू एनी बेनिफिट और द पेक्यूनरी एडवांटेजेस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की वो एडवांटेजेस नहीं लेते होने चाहिए, ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशन हमको देखने को मिली थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। इन सारी रिकमेंडेशन को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशन क्या करी, एक्सेप्ट करी, और एक्सेप्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या किया, अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू, अलग अलग हम बोल सकते हैं स्टैट्यूट के थ्रू ये लॉ लाने की कोशिश की। 10th टाइम लॉज लाया गया, ठीक है। इनिशियली जब हम बात करते हैं तो 1968 के अंदर कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी लेड बाय द कांग्रेस है, उन्होंने लाने की कोशिश की। फिर 1971 के अंदर लाने की कोशिश की पर नहीं हुआ पास। 1977 के अंदर लाने की कोशिश की, 1985 के अंदर भी, ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की। ये चारों टाइम जब लाने की कोशिश की गई लोकपाल बिल, तो वो क्या हुआ, लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण क्या हो गया, ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। 5th टाइम 1989 के अंदर वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की पर ये गवर्नमेंट ने खुद क्या किया, ये बिल को विड्रॉ कर लिया। 6 और 7 टाइम की जब हम बात करते हैं तो 6 टाइम 1996 के अंदर देवगौड़ा जो हैं उन्होंने लाने की कोशिश की। फिर 7th टाइम 1998 के अंदर, ठीक है, उस समय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखने को मिला 2001 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट थी, अगेन वाजपेयी जी की, तो उन्होंने भी ये बिल लाने की कोशिश की। पर तीनों टाइम क्या हुआ, लोकसभा के लैप्स हो जाने के कारण ये बिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया, यानी कि लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के कारण ये बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। 9th टाइम 2011 में लाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद ही क्या किया, इस बिल को विड्रॉ कर लिया। फाइनली 2011 के अंदर जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बिल क्या किया, पास किया अंडर द मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टरशिप, ठीक है। तो 2011 के अंदर जा कर के ये बिल जो है वो पास हुआ, किस नाम से, लोकपाल एंड द लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो फाइनली 2013 में इतने सारे 9 ट्रायल किए, 10वीं बार 2011 में जाके ये बिल पास हुआ था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के अंदर 2013 में, इन द फॉर्म ऑफ लोकपाल एंड द लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013, जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए जो एक्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, इसके फीचर्स क्या है, कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, जो 2013 के अंदर पास हुआ था, तो इस एक्ट के अंदर क्या होता है, ये एक्ट बोलता है कि भाई लोकपाल जो होगा वो सेंट्रल लेवल पे होगा, लोकायुक्ता जो होगा स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है। स्टेट लेवल के सारे केसेस ये देखेगा, सेंट्रल लेवल के सारे केसेस ये देखेगा। कौन से केसेस, एंटी करप्शन के जितने भी केसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। इनके जुडिक्शन में कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मिनिस्टर आ जाएंगे, एमपीज़ हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप ए से लेकर के बी सी डी के ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी क्या है इनके जुरिस्डिक्शंस के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा लोकपाल जो हैं इसमें कौन होंगे, चेयरपर्सन होंगे एंड नॉट मोर देन 8 मेंबर्स, ठीक है। यानी कि चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर जो हैं वो इसके क्या होंगे, ओवरऑल मेंबर्स होंगे, मल्टी मेंबर बॉडीज़ होगी। और इन मेंबर्स में से एटलीस्ट 50% मेंबर्स, यानी कि 4 मेंबर एटलीस्ट क्या होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, यानी कि जुडिशियल फील्ड से निकल के आने होने चाहिए। और इन सभी में से जो 50% मेंबर्स होंगे, याद रखना, वो किसके होने चाहिए, लोकपाल के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन जो है कैंडिडेट, वो होने चाहिए 50% मेंबर्स, ठीक है। तो वो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा चेयरपर्सन कौन, हम बोल सकते हैं चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेंगे। तो देखिए पहले हमने रिकमेंडेशन की बात की थी जो फर्स्ट ARC ने दी थी, अब फाइनली कैसे अपॉइंट होते हैं उसकी बात करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्ता को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी होगी, कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेंगे, ठीक है। ये कमेटी में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे एज ए चेयरपर्सन, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर होंगे, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर्स होंगे एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। इसके अलावा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कोई जजेस हो सकते हैं। इन मेंबर्स की जो कमिटीज़ है वो रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, लोकपाल जो है उसकी नियुक्ति करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। तो ये मेंबर की कमेटी के बारे में भी हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो सर्च कमेटी है, ठीक है, ये क्या करेगी, असिस्ट करेगी द सिलेक्शन कमेटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। 50% मेंबर जो है सर्च कमेटी के हैं वो भी कौन हो, जब देखिए अपॉइंटमेंट के लिए जो मेंबर्स हैं उनमें भी 50% कौन होने चाहिए, या तो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेंस के एटलीस्ट 50% मेंबर होने चाहिए सर्च कमेटी के, जो क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे पूरी के इनको अपॉइंट कर रहे हैं सही है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को भी क्या किया गया, लोकपाल के प्रीव्यू के अंदर ला दिया गया है विथ सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन इन द स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर हैंडलिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। स्पेसिफिक प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो उनके लिए एक्सक्लूड भी किए गए, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही प्राइम मिनिस्टर को क्या है उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। ऐसे बिना किसी वजह यूं ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, लोकपाल जो उनका जुडिक्शंस में सब आ जाते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट आ जाते हैं, ग्रुप ABCD के ऑफिसर सभी आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, ये सभी लोग क्या होते हैं लोकपाल के जुडिक्शंस के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लोकपाल की, तो उनके पास पावर्स होती है ऑफ द सुपरिटेंडेंट हो गया द डायरेक्शन ओवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग द CBI। भाई वो जो है खुद इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जैसे CBI की, और CBI के ऊपर देखरेख रखने की उस केसेस से रिलेटेड वो भी इनके पास पावर होती है। इनकी हाई पावर्ड कमेटी है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, वो रिकमेंडेशन देती है डायरेक्टर ऑफ द CBI के लिए। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट प्रोविज़न जितने इनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है सिविल सर्वेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसको कन्फिस्केट यानी कि उसको जब्त भी किया जा सकता है अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस है तो इंक्वायरी की जा सकती है। इनके अंदर जो इंक्वायरी होगी, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ के मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ है तो वो हो जानी चाहिए। एक्सटेंशन 3 मंथ का उनको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर ये तो 3 मंथ के अंदर इंक्वायरी प्रिलिमिनरी हो जानी चाहिए, एक्सटेंशन उनको 3 मंथ का और भी दिया जा सकता है, यानी कि 6 मंथ के अंदर तो क्या है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो ही जानी चाहिए। ट्रायल की बात करें तो 1 ईयर के अंदर क्या होनी चाहिए, उनकी ट्रायल जो है वो एक्सटेंड 1 ईयर के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एक्सटेंशन 1 ईयर का भी दिया जा सकता है, यानी कि 2 ईयर के अंदर इनकी ट्रायल कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 2 ईयर के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर इनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एटलीस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें हम लोग, ठीक है, अंडर द सेक्शन 7, 8, 9 और 12, तो मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 7 से लेकर के 10 ईयर्स की देखने को मिलती है। जबकि मिनिमम पनिशमेंट की बात करें हम लोग अंडर द सेक्शन 15, तो वो कितने देखने को मिलती है, 3 साल। तो मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है कोई भी करप्शन के केसेस लग जाते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन विच आर फाइनेंशियली फुल्ली, भाई गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको फाइनेंशियली गवर्नमेंट फुल्ली हेल्प कर रही है या पार्शियली कर रही है, तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन क्या हैं लोकपाल की जुडिक्शंस में आ जाते हैं। बट ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको सिर्फ एड दे रही है गवर्नमेंट, तो वो लोकपाल के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो लोकपाल इन लोकायुक्ता बिल हैं वो अच्छे जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट हैं उनको क्या है एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लोकपाल के पास पावर्स हैं टू ग्रांट द सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इन द प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो ये अथॉरिटीज़ भी लोकपाल के पास देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है भाई कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हैं इस एक्ट के अंदर जो स्ट्रेंथन करते हैं CBI को, क्योंकि भाई सीधी सी बात है जो लोकपाल लोकायुक्ता की इन्वेस्टिगेशन विंग है वो है CBI उनके सारे केसेस हैंडल करती है। तो CBI के अंदर एक स्पेशल डायरेक्टोरेट अपॉइंट किया जाएगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोला जाएगा, जो क्या करेगा प्रोसिक्यूशन विंग को हेड करेगा। बट वो रिपोर्ट किसको करेगा, CBI के डायरेक्टर को करेगा। तो वो पर्सन क्या करेगा, जितने भी केसेस है रिलेटेड टू लोकपाल वो क्या है हैंडल किए जाएंगे किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूटर के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकपाल जो हैं वो क्या कर सकता है, FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट है। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसी NGO है जिसके पास 10 लाख से ज़्यादा क्या आ रहा है एन्यूअली डोनेशन आ रहा है फॉरेन कंट्रीज से, तो वो भी लोकपाल के अंडर ही आ जाते हैं। FCRA एक एक्ट है पूरा, बहुत ही न्यूज़ में था रिसेंटली, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इट कंटेन अ मैंडेटरी फॉर सेटिंग अप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकपाल थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई ये बोलता है कि भाई जब ये एक्ट 2013 के अंदर आया, इसके 365 दिन के अंदर हर एक स्टेट गवर्नमेंट को क्या है अपने हिसाब से लोकायुक्ता एक्ट पास करना है, और ऐसी एम्बर्समेंट एजेंसी जो है वो स्टेट लेवल पे भी बनानी है। ठीक है, तो ये एक्ट बोलता है विदिन 365 दिन
ऑफ द पासिंग ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू पास द लॉज एंड क्रिएट द लोकायुक्ता फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये चीज़ें भी करनी है, ये एक्ट इस तरीके की बात भी करता है। ठीक है, जब कुछ हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, ये एक्ट के कुछ क्या है खामियां भी देखने को मिलती हैं। वो खामियां क्या है कि भाई ये जो है सुओ मोटो प्रोसीडिंग नहीं कर सकता अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट। इसके अलावा ये सिर्फ कंप्लेंट पे एम्फेसाइज करता है, ज़्यादा लोड देता है रेदर देन द सब्सटेंस। हैवी पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन द फ्रीविलस कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। भाई कोई अगर गलत कंप्लेन करता है तो उसको क्या हैवी पनिशमेंट दी जाती है, उसके डर से कोई कंप्लेन भी ना करे कई बार। भाई उसको डाउट हो तो भी वो कंप्लेन नहीं करेगा, सीधी सी बात है। एनोनिमस कंप्लेन को ये एंटरटेन नहीं करता है, तो ये भी गलत बात है। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट टू द पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, वो उसको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं उसको बचाने की ही बात है। लिमिटेशन पीरियड ऑफ द 7 years टू फाइल द कंप्लेंट, ये भी एक क्या है ड्रॉबैक है। भाई 7 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है, कोई भी ऐसा करप्शन का केस हुआ उसके 7 साल के अंदर अंदर। दूसरा, वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग फॉर द कंप्लेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आई तो वो ही नॉन ट्रांसपेरेंट वे में सारी प्रोसीडिंग चलती है, जो क्या है एक हम बोल सकते हैं इसका ड्रॉबैक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं जो हमको लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013 के देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, अब देखिए हमने लोकपाल पढ़ा है सेंट्रल लेवल पे, सेम हमको देखने को मिलता है लोकायुक्ता, बट अगेन स्टेट टू स्टेट ये पूरा इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन हमको पास होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए पहला तो स्टेट लेवल पे ये क्या इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लाइज किया जाता है एंटी करप्शन के केसेस से लड़ने के लिए। जो हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट था 2013 का, वो ये भी बोलता था कि भाई स्टेट लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे लोकायुक्ता। ये इंस्टीट्यूशन क्या है एस्टेब्लाइज किया गया फर्स्टली महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना है 1971 के अंदर। सबसे पहले कौन सा स्टेट था जहाँ पे लोकायुक्ता एस्टेब्लाइज किया गया, तो महाराष्ट्र था 1971 के अंदर। जबकि उड़ीसा था उसने एक्ट पास कर दिया था 1970s के अंदर, 1 साल पहले इससे, बट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था। महाराष्ट्र पहला था जिसने ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाया था, इसने सिर्फ गवर्नमेंट लॉ पास किया था, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं लोकायुक्ता के, इसके कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट का क्या है सेम लोकायुक्ता नहीं देखने को मिलता है, उनके कंपोजिशन में उनके प्रोसीडिंग के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें लोकायुक्ता है प्लस उप लोकायुक्ता भी देखने को मिलते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं डेप्यूटी लोकायुक्ता भी देखने को मिलते हैं, बट कुछ स्टेट के अंदर सिर्फ लोकायुक्ता है। ठीक है, ये लोकपाल एंड द उप लोकायुक्ता है ना, उप लोकायुक्ता है, इनको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है। जुडिशियल क्वालिफिकेशन जो है लोकायुक्ता के लिए कुछ स्टेट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है, कुछ स्टेट के अंदर नहीं प्रिस्क्राइब की गई। सम स्टेट के अंदर टर्म ऑफ द लोकायुक्ता है उनको 5 साल का रखा गया है, और 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके लिए बात की गई है। एंड देयर इज़ अ नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द जुडिक्शन ऑफ अ लोकायुक्ता इन ऑल द स्टेट। सारे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती कि भाई लोकायुक्ता के यही फंक्शन होंगे, स्टेट टू स्टेट ये चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए लोकायुक्ता के बारे में। देखिएगा चीफ मिनिस्टर जो है इसको भी क्या किया गया है लोकायुक्ता के जुडिक्शंस के अंदर रखा गया है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा सकती है। ठीक है, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर को आउटसाइड रखा गया है। इसके अलावा मिनिस्टर्स हैं, हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको तो लोकायुक्ता में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट के अंदर रखा ही गया है कि इनके खिलाफ तो प्रोसीडिंग की ही जा सकती है। कुछ स्टेट है जिसमें सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं की जा सकती। मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर्स के, उनको भी लोकायुक्ता के अंडर ही रखा गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है। अथॉरिटी है, लोकल बॉडीज़ है, कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, ठीक है, सोसाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, उन सभी के खिलाफ जुडिक्शन हमको लोकायुक्ता का देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जो स्टेट है उनमें लोकायुक्ता जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एदर ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेन, किसी सिटीजन से आई है या फिर सुओ मोटो भी कंप्लेन ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, और लोकायुक्ता कैन कंसिडर द केसेस ऑफ द ग्रीवांसेज एज एलिगेशन इन द सम स्टेट। तो ग्रीवांसेज हैं उसके भी केसेस ले सकते हैं कुछ स्टेट के लोकायुक्ता, और कुछ ऐसे हैं जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर भी क्या कर सकते हैं सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। ये अपनी प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को, और गवर्नर क्या करते हैं उसको अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर रखते हैं। और याद रखना है जो भी रिकमेंडेशन लोकायुक्ता के द्वारा दी जाती है वो सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ें एक याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। जो रिकमेंडेशन दी लोकायुक्ता ने क्या वो बाइंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट में? नहीं, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर की होती है। ऑलराइट, तो ये है ऑल ओवर अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लोकपाल में थोड़ा सा क्या है हमको ज़्यादा फोर्स देना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकायुक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट यस क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा डिटेल में। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑलराइट, चलिए, और इससे पहले के चैप्टर में भी आपको कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो या इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी कंप्लीट इंडियन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको भी जाके आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।